हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी से अध्यायवार मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हर अध्याय में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं वह मैंने बनाया है। उम्मीद होगा इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो में हम अध्याय संसाधन एवं विकास से संबंधित 50 क्वेश्चन को देखेंगे और यह मेरा पार्ट 1 होगा। इसके बाद भी इस अध्याय से 3 पार्ट और होंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो NCERT बुक के आधारित पर बनाया गया है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो बनाया गया है स्पेशल क्लास 10th के बच्चों के लिए बनाया गया है। ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे BPSC, JPSC, CTET, JTET, PSSC, उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है, बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। क्योंकि यहाँ से सोचिए कि सिर्फ एक चैप्टर से मैंने संसाधन और विकास से ही सिर्फ और सिर्फ संसाधन एवं विकास से हमने 200 क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है। तो समझ सकते हैं कि इससे बाहर इस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपका अध्याय से कुछ भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल है, किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? जिमरमैन ने, महात्मा गांधी ने, संदीप पांडे ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिमरमैन। ई जिमरमैन, इसका पूरा नाम क्या है? ई जिमरमैन। ध्यान रखिएगा, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये कहा था जिमरमैन ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? भूमि, भवन या मानव की योग्यता? तो अब देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। इजी क्वेश्चन है, भूमि होगा इसका सही आंसर। भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। बाकी भवन और मानव की जो योग्यता है उसे हम लोग किस में रखेंगे? इसे हम लोग रखेंगे मानव निर्मित संसाधन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? सवाल है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाएंगी? जाहिर सी बात है, कहाँ पाई जाएंगी? जहाँ पर तटीय क्षेत्र होंगे वहीं तो ज्वारीय देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, गंगा नदी में या कोसी नदी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खंबात की खाड़ी में, ठीक है। मन्नार की खाड़ी भी ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन आपको ठीक किस में करना है? खंबात की खाड़ी में। पूछा गया है भारत के अधिक अनुकूल, तो खंबात की जो खाड़ी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुकूल देखने को मिलेगा ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय मतलब जिसे हम फिर से दोबारा उसको किसी भी तरीके से उसको हम नहीं बना सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो जल नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, कोयला ये हमारा अनवीकरणीय संसाधन है, जबकि पवन क्या हो जाएगा? ये हमारा नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, अजैव है, मानवकृत है या फिर जैव है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा, ज्वारीय जो ऊर्जा है वो क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। एक बार इसको प्रयोग करके दोबारा भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय है? यानी इसको फिर से हम इसको नया कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस, जल, कोयला या पेट्रोलियम? तो अब देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नहीं सॉरी सी नहीं, सी तो ये तो अनवीकरणीय संसाधन है ना। सही आंसर होगा इसका जल। जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है, जो कि प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम क्या है? अनवीकरणीय गैस है। सॉरी ये मतलब ये आपको पदार्थ हो जाएंगे जो भी होंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन सीमित है? इनमें से बताना है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन जो है वो सीमित है। तो खनिज तेल ये सीमित है, ठीक है। सौर ऊर्जा ये असीमित है, हवा भी असीमित है, पानी भी सीमित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत होती है किस में? खपत होती है कामों में, व्यापारिक कामों में, उद्योग में या फिर कृषि कामों में? तो आप देखेंगे इसका जो सबसे ज़्यादा खपत होता है कहाँ होता है? उद्योगों में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? यानी कि हमारा जो तटीय क्षेत्र होता है, ये हमारा मान लेते हैं तटीय क्षेत्र है, तो इससे कितने डिस्टेंस पर क्या होता है? हमारा राष्ट्रीय संपदा होता है, निहित होता है, उसमें शामिल होता है। तो इसमें देखेंगे 10.2, 15.5, 12.2 या 19.2। तो इसमें अधिकतम जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी,
इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट 22 किलोमीटर के आसपास है, 22 पॉइंट कुछ, यानी कि 23 सब लेके चल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इस अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर डी ले इसके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? मतलब कि उसके बाद हम लोग वहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए काम नहीं कर सकते हैं। तो ये है 200 किलोमीटर के एरिया के बाद। ठीक है, आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, यानी कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होगा। भारत में एक जगह है ना, और मैंने आप कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, वहाँ पे बताया था कि कौन सा अपवर्जक क्षेत्र में भारत को वहाँ पर खनन करने के लिए अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके। चलिए 11 नंबर, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यह कथन किसने कहा था? नेहरू जी ने, मेधा पाटेकर ने, गांधी जी ने, या फिर सुंदरलाल बहुगुणा ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा? महात्मा गांधी जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बहुत सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 12 नंबर, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? नेहरू जी ने, क्लब ऑफ रोम ने, संयुक्त राष्ट्र ने, या जापान ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्लब ऑफ रोम ने, है ना। कमेंट करके बताइए कि कब हुआ था ये क्लब ऑफ रोम में, जो वहाँ पर जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? कम्युनिटी पोस्ट में ये क्वेश्चन मैंने डाल के रखा था। चलिए 13 नंबर देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? सवाल है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 60 में, 68 में, 72 में, 80 में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा। आप क्वेश्चन का लेवल आप देख कर बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन से बाहर इस चैप्टर से क्या आ सकता है। मैंने इतना डीपली क्वेश्चन लिए हैं जो मुझे नहीं लगता कि 200 क्वेश्चनों के बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 2 जून, 5 जून, 4 जून या 7 जून? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल सही होगा, 5 जून। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया? ब्राजील में, भारत में, जापान में, या दक्षिण अफ्रीका में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन लिए हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यूयॉर्क में। द्वितीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखें, क्वेटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? क्वेटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? फ्रांस में, पेरिस में, जापान में, या इंडोनेशिया में? क्वेटो जो प्रोटोकॉल हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, वो किस देश में आयोजित की गई थी? तो अब देखेंगे जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा जापान में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? 10, 27, 30 या 48? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 30%। ठीक है, 30%, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती हैं? अपक्षय, अपर्दन, या दोनों इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोनों, अपक्षय भी और अपर्दन भी दोनों शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। 20 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत में बात करें तो भारतीय नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, इसका जो सही आंसर होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ध्यान रखिएगा, पॉइंट को समझिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी के बारे में बात हुआ है, सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत बोलता तो काली मिट्टी होती, लेकिन बोला है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? बताइए कौन सा होगा? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, या फिर लेटेराइट मिट्टी, या फिर बनी मिट्टी? तो हम जानते हैं बनी मिट्टी सिर्फ आपको जम्मू कश्मीर के एरिया में देखने को मिलेगा, उसी के आसपास में, बाकी कुछ और क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। लेटेराइट मिट्टी आप देखेंगे तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। काली मिट्टी आपको प्रायद्वीपीय जो भारत है ना, वहाँ देखने को मिलता है। और जलोढ़ मिट्टी कहाँ देखने को मिलता है? उत्तर भारत में, यानी कि उत्तरी जो तटीय मैदान है, उत्तर यानी कि कह सकते हैं गंगा के जो उत्तरी दक्षिण जो भाग है उधर ज़्यादा देखने को मिलता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में देखने को मिलेगा। जलोढ़ मिट्टी के जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा विस्तार है। ठीक, चलिए 22 नंबर देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं बांगर। ठीक है, नई मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर, जबकि पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं, और रेगुर कहते हैं काली मिट्टी को। 23 है, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन, या जीवाणु? क्या पाया जाता है बताइए? तो इसमें हो जाएगा पोटास। ठीक है, क्या पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में? पोटास देखने को मिलता है। ठीक है, 24 नंबर देखिए,
भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत की सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक आगे है 25 नंबर, काली मिट्टी उपयुक्त होती है किसके लिए? सभी को पता है, कपास के लिए। ठीक है, इसीलिए काली, जिसे इसको इसीलिए हम लोग काली मिट्टी को हम लोग काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ तो वन मिट्टी मिलती है, वन ये मिट्टी मिलती है, यहाँ तो होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद है झारखंड। झारखंड में जानते हैं लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है राजस्थान। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि आप यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएंगी। तो एक बची हमारा जो महाराष्ट्र, जिसको यहाँ पर मिलेगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? अभी बताया हमने, ये इसको कहते हैं रेगुर मृदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 28 नंबर देख लें। लेटेराइट मृदा का रंग होता है पीला, लाल, काला या फिर भूरा? तो सही को पता है कि इसका जो होता है वो कलर होता है लाल, है ना, लाल कलर का होता है। ठीक है, भूरा लाल होता है। 29 देख लेते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का बताइए कहाँ होगा? जिसका जो आंसर देखेंगे आप, जो होने वाला है अभी बताया हमने ऊपर में, कहाँ होगा देखने को मिलेगा? राजस्थान में। ठीक है, 29 का बी इसका सही होगा। मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ये क्वेश्चन शॉर्ट रह गया क्या? चलिए इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, अधूरा लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? 4%, 12% या 19% या 15%? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 32 नंबर देखिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसे जब क्लास 10th का जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? अधिक सिंचाई। क्या होता है? अधिक सिंचाई की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? यानी कि हमें भूमि ह्रास को क्या करना है? रोकना है, संरक्षण करना है। कौन सा उपाय करना चाहिए? भूमि का जलमग्न बनाए से रखना, नहीं ये तो हो नहीं सकता, यहाँ तो फिर ये लवणीय हो जाएगा। बाढ़ नियंत्रण, हाँ ये हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना, नहीं ये तो ज़्यादा अगर वृद्धि लाएंगे तो फिर तो संरक्षण कहाँ कर पाएंगे, फिर तो हमको ज़्यादा मिट्टी का और इस्तेमाल करना होगा, उपयोग करना होगा, उपजाऊ बढ़ानी होगी, ये तो नहीं होगा। नहीं, इनमें से कोई नहीं तो कर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक दिख रहा है बाढ़ नियंत्रण अगर हम करते हैं तो भूमि ह्रास को संरक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर देख लेते हैं। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। BPSC TR 3.0 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जो आंसर होगा उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 35 नंबर है। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रासायन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बेंजीन, यूरिया और फास्फोरस से कोई दिक्कत नहीं है, प्रजनन में से मदद करता है, जबकि एंड्रीन जो है वो मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करता है ये। ठीक है, चलिए 36 नंबर है। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय, जैव, अजैव या अनवीकरणीय? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चक्रीय। अगर चक्रीय नहीं होता तो आप वहाँ पे नवीकरणीय भी लगा सकते थे। ठीक है, अगर चक्रीय नहीं होता तो नवीकरणीय भी आप लगा सकते थे जल को। ठीक है, चलिए 37 नंबर देख लेते हैं। पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध को हम देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा भूमि है। ठीक है, तो जनसंख्या वाला क्षेत्र ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? जल जो है, जल गोलार्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जल की जो राशि है वो ज़्यादा है, जल की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, 38 नंबर देखते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? जितना भी मेरे पास जल है उसका कितना परसेंट भाग महासागरों में निहित है? 9.5, 95.5 या 96 या 96.5? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 96.5% जल का जो भाग है वो महासागरों में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। विश्व के कुल जल आयतन के कितना परसेंट मृदु जल है? मृदु यानी सॉफ्ट जल के बारे में बात करें, कितना है ये? 2%, 2.5%, 3%, 3.5%? कितना होगा? तो ये होगा 2.5%। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन में हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती हैं? पूर्वारोहित, पूर्ववर्ती, वलयाकार, आयताकार? ध्यान रखना है
कि हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती हैं, यानी कि जो प्रवाह होता है वो किस तरह का प्रणाली प्रस्तुत करती है, सिस्टम उसका कैसा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पूर्ववर्ती। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, 41 नंबर देख लीजिए, कहता है हिमालय के अफवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है, क्या है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और महानदी। तो आप देखेंगे कि ऊपर का तीनों है, लेकिन ये हमारा महानदी नहीं है। ठीक है, ये हिमालय के अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। महानदी कहाँ से निकलती हैं? तो महानदी हमने बता रखा है कि छत्तीसगढ़ का मैकाल पर्वत है, शायद वहाँ से निकलती हैं। ठीक है, चलिए 42 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती हैं? निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती हैं? काली, गंडक, कोसी या तीस्ता? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वो होगा काली, काली नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, 43 नंबर देखते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55, 60, 65 या 70? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 65%। ठीक है, 65% प्राणियों के शरीर में जल उपस्थित होता है। 44 नंबर देख ले, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है किसमें? सिंचाई में, उद्योग में या घरेलू उपयोग में या फिर व्यापार में? क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है, खैर कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, उद्योग में। ठीक है, चलिए 45 नंबर देख लेते हैं। 45 नंबर में है, भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? भारत में कितना प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? 70%, 11%, 19%? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 11%। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू और नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? तो मात्र 11% है वो। ठीक है, चलिए 46 नंबर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? चिल्का झील, गोविंद सागर झील, लोनार झील या फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील? ठीक है, तो बताना आपको कि सबसे बड़ा जो कृत्रिम झील है वो कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। बताइए कमेंट करके ये झील आपको कौन से राज्य में देखने को मिलेगा। फिलहाल 46 का आंसर डी होगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। 47 देख लीजिए, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या ताप्ती नदी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कृष्णा नदी। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर, किस पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, चलिए 48 नंबर देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 49 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना या फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, बताइए कौन सा आंसर होगा? वेरी गुड, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सोन नहर, भाखड़ा नंगल नहर या फिर गंडक नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर? तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। कैसा था क्वेश्चन, लेवल कैसा था, आप जरूर बताएं कमेंट करके। बाकी इस अध्याय से 150 क्वेश्चन मैंने और बना कर रखा है, जल्द ही उसको लेकर आऊँगा आपके सामने। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।